G20 पिछले कुछ दिनों में आपने ये सब जरूर सुना होगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया ने प्रेडिक्ट किया था कि G20 समिट फेल हो जाएगा, इंडिया इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने उन सब क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। भारत 2023 में G20 प्रेसिडेंट है। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 60 शहरों में 200 से अधिक इवेंट्स प्लान हुए, जिनमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने और 125 नेशनलिटी के इन टोटल 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत को 100% कंसेंसस यानी फुल सपोर्ट मिला। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर भारत। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग करने से क्या फर्क पड़ता है? हमने इस प्रेसिडेंसी में सिर्फ बातें की या फिर कुछ और हासिल भी किया? G20 के देश दुनिया के 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% GDP को रिप्रेजेंट करता है। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। G20 से पहले G7 एक ओरिजिनल अलायंस था, लेकिन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो दूसरे देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। तो 1999 में G20 एक्सपैंड हुआ और नए चेहरे सामने आए। आज 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और विक्ट्री का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। G20 एक एक्सीलेंट मौका होती है बदलते भारत का चेहरा दुनिया के सामने लाने का, और हमने यही किया। फिर वो UPI की सीमलेस पेमेंट फैसिलिटी हो या हमारा कल्चर या डेवलप होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेसिडेंसी के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी आते हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल पावर है G20 के देशों को छोड़कर दूसरे देशों को भी स्पेशली इनवाइट करने की ताकत। भारत ने इस पावर का बखूबी इस्तेमाल किया और बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE जैसे देशों को इनवाइट किया। इन बड़े बड़े नामों में दो इंपॉर्टेंट नाम मिसिंग थे, और वो है चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के जेलेंस्की भी G20 समिट में नहीं दिखे। ये देश G20 का हिस्सा है, फिर भी ये समिट के लिए नहीं आए। इन लोगों के ना आने के कारण कई मीडिया हाउसेस ने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल भारत का G20 फेल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। हमने इन बड़े बड़े लीडर्स के सामने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रखा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, जिनमें हमारा आधार, UPI और डिजी लॉकर जैसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे हमारा DPI है, वैसे अलग अलग देशों का भी होता है। अगर हम सारे देश टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। यही प्रस्ताव हमने वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा और वन फ्यूचर अलायंस स्थापित करना चाहा। इसलिए इन सारे लीडर्स का एक मंच पर एक साथ आना इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन के लीडर भी यहाँ मौजूद थे। UC डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग देश के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन अफ्रीका यहाँ पर क्यों था? विक्ट्री नंबर 4, यह G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है और इसका मेन रीजन है अफ्रीका। भारत ने G20 को एक्सपैंड करके हमेशा हमेशा के लिए G21 कर दिया है। अब अफ्रीका भी इस ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा है। जैसे G7 देशों ने एशिया के डेवलपिंग देशों को इन्वॉल्व किया, वैसे ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया। यह एक बड़ा मूव है, लेकिन क्यों? अफ्रीकन यूनियन में 55 देश आते हैं, जिनका टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। इनमें इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जैसे इंपॉर्टेंट देश भी आते हैं। अफ्रीका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अफ्रीका के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि उनका सारा पॉपुलेशन काफी यंग है। केन्या का सिलिकन सवाना अफ्रीका की सिलिकन वैली बन रहा है, जो कॉपी पेस्ट करके नहीं, लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप बना रहा है। अफ्रीका दुनिया का ट्रेजर चेस्ट माना जाता है, जहाँ एग्रीकल्चर, डायमंड, गोल्ड और लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं, जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनेगी। इसलिए जिस तरह से, जिस रिस्पेक्ट से अफ्रीकन यूनियन को G20 में वेलकम किया गया, ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री था। हाल ही में न्यूज आई थी कि भारत अफ्रीका में $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अफ्रीकन पार्टनर्स का इंडियन लीडरशिप में ट्रस्ट होना एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। विक्ट्री नंबर 3, अमिताभ कांत हमारे G20 के शेरपा थे। उन्होंने कहा है कि इस साल का G20 उसके इम्पैक्ट के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमने 112 आउटकम अचीव किया है। यानी सिर्फ डिस्कशन ही नहीं, रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फिनांस, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट शामिल हैं। साथ ही साथ हमने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल दुनिया को आईना दिखाने के लिए भी किया। हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पूरी दुनिया ने 2030 के लिए सेट किए हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 12% टारगेट्स ऑन ट्रैक है। ये सारी बातें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का हिस्सा है। आज जियोपॉलिटिक्स लेवल पर दुनिया में काफी तनाव है। यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी कभी भी मोमेंट अटैक होने की संभावना है। चाइना के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में G20 में इन सारे मुद्दों पर कंसेंसस पाना भारत के लिए एक बड़ी जीत है। विक्ट्री नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि G20 के इवेंट्स भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में भी G20 के इवेंट्स हुए। ये एक एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी देश पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं होता, लेकिन इन देशों के लीडर्स ने कश्मीर और अरुणाचल में होने वाले इंडियन G20 के इवेंट्स अटेंड किए। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट था, और ये मैसेज पाकिस्तान और चाइना की लीडरशिप के पास जरूर पहुंच गया होगा।
होगा। कश्मीर में कोई भी बड़ा इवेंट प्लान करना एक चैलेंज होता है। एक छोटी सी गलती या एक सिक्योरिटी फेलियर और पूरी दुनिया में निगेटिव हेडलाइंस, ये एक काफी फीजिबल पॉसिबिलिटी थी। लेकिन भारत ने एक ग्लोबल स्टेज पर प्रूव कर दिया कि कश्मीर में स्टेबिलिटी वापस आ रही है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स 99% कम हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर वापस लौट रहा है। वैसे ही अरुणाचल में G20 मीटिंग्स होस्ट करना चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि चाइना अरुणाचल के बॉर्डर्स पर अपने सेटलमेंट्स बनाता रहता है। उन्होंने हाल ही में नया मैप रिलीज किया था, जहां उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल को उनके मेनलैंड का हिस्सा बताया था। विक्ट्री नंबर 1, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है। इसमें चाइना ने ऑलरेडी क्लोज टू $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं और चाइना की इस स्टेप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कोविड के समय दुनिया को रियलाइज हुआ कि वे चाइना पर कितना निर्भर हैं। दुनिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करने के बावजूद कोई भी चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और इसके दो मेन रीजंस हैं। एक, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चाइना पर डिपेंडेंट है, और दूसरा, सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना के पॉकेट में है। BRI के बाद चाइना का वर्ल्ड ट्रेड पर इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव की सख्त जरूरत है ताकि ट्रेड फ्री और ओपन रहे, यहाँ किसी एक का डोमिनेंस ना रहे। और इसी ऑब्जेक्टिव से इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च होने जा रहा है। जो बाइडेन ने इसे एक बिग डील कहा है। लेकिन क्यों? जहाँ हम रेलवेज और वाटरवेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU के कुछ देश भी इसमें शामिल होंगे। ये फोटो चाइना के लिए नाइटमेयर बनने वाला है, जहां सऊदी के MBS अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर इसका प्लान बनेगा और एग्जीक्यूट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये खुद अमेरिका की प्रेसिडेंट ने कहा है। ये है भारत का इम्पैक्ट। अगला स्टेप यही होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट के लिए बिड करे। सच तो यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में 2023 एक इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। ये साल इतिहास के पन्नों में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि अब भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाई है।